हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री में। जहां पर आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं जेडबलई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के। ठीक है भाई साहब, तो चलो भाई, जेडबलई मेंस का 29 जनवरी सेकंड शिफ्ट का पहला पेपर आप लोगों के सामने अभी यहाँ पर बताया जाएगा। और देखो, पेपर जहाँ पर सॉल्व करते करते आप लोगों को मैं एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली बताते चलता हूँ। जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होते हैं उसकी कृपया स्क्रीनशॉट लेते रहें, क्योंकि ये रिपीटेटिव क्वेश्चंस ही लगातार आजकल पूछे जा रहे हैं। और जब ये सारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों को एक एनालिसिस वीडियो भी मैं बनाकर दूंगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पेपर्स हैं वो बनाए जाते हैं और कितने रिपीटेडली क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए जी, तो पहले क्वेश्चन पे ही हम लोग आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास में, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये वहाँ वाला है आपके पास में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जिसमें पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो डिक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है बोरॉन से एल्यूमिनियम तक की, ठीक है, इज मच लार्जर देन एल्यूमिनियम टू गैलियम। ठीक है, अब देखो ये टाइप वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना, तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाकर दे के रख दिया है। अगर आप यहाँ पे बोरॉन ग्रुप की बात करते हो तो बोरॉन ग्रुप में क्या आता है, आपका सीक्वेंस होता है बाबा अली गया इंडिया तेल लेने। तो आप लोग को पता होना चाहिए, आपके पास आता है बोरॉन और इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है 801 होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आता है आपके पास में एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम जो होता है वो अपनी +3 की स्टेट में सबसे जल्दी एग्जिस्ट करता है, मतलब एल्यूमिनियम एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान होता है। तो इसकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है फर्स्ट वाली, वो होती है आपके पास में 577 किलो जूल पर मोल। और उसके बाद में आता है आपके पास में गैलियम। तो गैलियम की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 579 किलो जूल पर मोल। तो भैया ऊपर वाला भी आपके पास में किलो जूल पर मोल है, ये वाले सारे किलो जूल पर मोल है। तो हम लोग को साफ दिखाई दे रहा है फर्स्ट से सेकंड आते टाइम पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी में चेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि एल्यूमिनियम और गैलियम में जो चेंज है वो काफ़ी कम है। मतलब स्टेटमेंट वन आपके पास में क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ बात कर लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की, जहां पर ये बोलता है द डी ऑर्बिटल इन गैलियम आर कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है भाई साहब, जो डी ऑर्बिटल होगा गैलियम का वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो अगर इसमें बात की जाए तो इन लोगों ने क्या करा है, गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डाल दिया। तो भाई साहब गैलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास में आएगा ऑर्गन, फिर आएगा आपके पास 3d10, फिर आता है आपके पास में 4s2, फिर आता है आपके पास में 4p1। तो भैया बिल्कुल सही है, जो इसका डी ऑर्बिटल है ये कंप्लीटली फिल्ड है गैलियम का, है ना। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट भी आपके पास में सही निकल गया। पर इसके आगे और दे के रखा है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सबसे सही अप्रोप्रिएट आंसर इसके अंदर आप लोगों को बताना रहेगा। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं क्या कि स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। तो देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप बोल सकते हो कंट्रोवर्शियल ही रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए को तो ये डी ऑर्बिटल के फुलफिल होने की वजह से यहाँ 4s और 4p के ऊपर इफेक्ट तो पड़ता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। जो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इस तरह से होती है, दैट इज कंफर्म। पर अगर आप बात करते हो एनटीए की, तो एनटीए ने ऑफिशियली इसका जो आंसर बनाया था वो बनाया था सेकंड वाला, कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है, परंतु स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। तो ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन आपके पास में अच्छा खासा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर अगर एनटीए की माने जाए तो सेकंड वाला ऑप्शन है, पर अगर देखा जाए जो एनसीईआरटी वगैरह को चेक करा जाए तो वहां पर ये फर्स्ट वाला आंसर ही इसका सही होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए नाउ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये तो आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो, वो बोहर मैग्नेटोन वाला फॉर्मूला लगाना है। तो वो आपके पास में क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू √n × n-2, है ना। ये वाला फॉर्मूला आपके पास में बन जाएगा, जहां पर n इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये सिंपल सा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर आपके पास में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे के रखा हुआ है, ये है सेंट्रल मेटल एटम, उसके साथ में जोड़ के रखे हुए हैं इन लोगों ने लिगेंड्स जोड़ के रखे हुए हैं। ठीक है, इजी है, कोई बिल्कुल भी टफ नहीं होने वाला है।
अगर आप बात करते हो तीनों एलिमेंट्स का आप निकाल लो, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपके पास में Fe F6 3 नेगेटिव आपके पास देके रखा है, वीक लिगेंड होता है। तो आयरन अगर आपके पास में -3 है तो आपके पास में यहाँ पर, अच्छा इसको मैं थोड़ा ऐसा लिखता हूँ कि पहला कंपाउंड है, सपोज हमारे पास में FeF6 3 नेगेटिव, जहां पर ये जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो कितनी है आपके पास में +3। +3 होने की वजह से आयरन जो शो करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ऑर्बिटल में, वो शो करता है 3d5। और जो फ्लोरीन है ये आपके पास में क्या होता है, ये होता है एक वीक लिगेंड। वीक लिगेंड होने की वजह से ये आपके इनर ऑर्बिटल पे पुश नहीं कर पाएगा। तो डी पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n = 5। दूसरा वाला है कोबाल्ट के साथ में COF6, ये आपके पास में देके रखा गया है। अगर आप कोबाल्ट की बात करते हो तो अगेन इस सिचुएशन के अंदर भी आप यहां पर ये बोलोगे कि जो कोबाल्ट था COF6 3 नेगेटिव, तो यहां पर भी कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, +3 निकल कर आएगी, जिस वजह से यहां पर आपके पास में फॉर्म होने वाला है 3d6। और अगर आपके पास में यहां पर 3d6 फॉर्म होता है तो डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके पास में, 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जिसका ऑब्वियस बात है भैया, जिसका नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। लास्ट में बचता है आपके पास में COC2O4। ठीक है जी, थ्राइस, और यहाँ पर हो जाएगा 3 नेगेटिव, ये दे के रखा हुआ है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये किसी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करने वाला है भाई साहब। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है तो यहाँ पर जो इसका ऑक्टाहेड्रल आपके पास में स्प्लिटिंग होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी के। तो इस सिचुएशन पे आपके पास में क्या होगा कि जब आप इसकी स्प्लिटिंग करवाओगे, अच्छा यहाँ पर अगर आप कोबाल्ट को देखो तो कोबाल्ट यहाँ पर भी कितना होगा, कोबाल्ट यहाँ पर भी होगा +3। +3 का मतलब होता है इसके अंदर आ रहा है 3d6। डी के अंदर टोटल आपके पास में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करवाओगे ऑक्टाहेड्रल की, तो इस स्प्लिटिंग के अंदर होगा क्या आपके पास में, यहाँ पर जो T2G होगा टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर भर जाएंगे। तो देखा जाए यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने निकल कर आ रहे हैं, 0। तो भैया तीसरा वाला यहां पर C2O4 वाले में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0 सबसे मिनिमम, उससे ज्यादा आपके पास में COF6 में है 4, और सबसे ज्यादा किसके अंदर है आपके पास में फर्स्ट वाला FeF6 के अंदर प्रेजेंट है। तो सही आंसर की बात की जाए तो पहला वाला आंसर ही सही है, सबसे ज्यादा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फर्स्ट वाले का आपके पास में रहने वाला है। तो ये भी हो चुका है डन। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, आई थिंक ये आप लोग बहुत ही इजीली कर सकते हो क्योंकि यहां पर सीधे सीधे बता के रखा हुआ है ऑस्मोसिस। तो भाई साहब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ के रखी हुई है, अनडाउटेडली ये बहुत इजी होने वाला है। अब ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता था, ऐसी प्रोसेस जहां पर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव करता था। तो ये देखो थर्ड वाला ऑप्शन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, मतलब ए का क्या होने वाला है, थर्ड। अगर ए का थर्ड है तो फोर्थ वाला ऑप्शन गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन गया। फिर उसके बाद में दोनों में बी का फर्स्ट दे के रखा हुआ है, हम लोगों को यहां पर मेन आता है सी का, एक में फोर्थ दे के रखा है, एक में सेकंड दे के रखा हुआ है। अगर सी वाले की बात करते हैं तो यहां पर दे के रखा हुआ है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ठीक है, अब इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के अंदर क्या होगा, देखो ये दो ऑप्शन तो चले गए ना। अब देखो सी का या तो 4 हो सकता है या सेकंड हो सकता है। सेकंड बोलता है कि भैया मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। तो भाई ये तो इलेक्ट्रोफोरोसिस की डेफिनेशन है ना। अगर आप इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस की बात करते हो तो ऑस्मोसिस रहा है, पर किसकी वजह से, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से ऑस्मोसिस हो रहा है। तो सही आंसर कौन सा होगा आपके पास में, सेकंड वाला। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया आपके पास में डन। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 34 की। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपके पास में ये बोलता है द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इज,
मैंगनीज जो करता है वो +7 की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को ये बिल्कुल अचीव कर सकता है, पहला वाला बिल्कुल सही है। फिर रुथेनियम एंड ऑस्मियम, तो ये तो बिल्कुल आईएमपी पॉइंट होता है भाई साहब, कि जहाँ पे जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो रुथेनियम और ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +8 जा सकती है, पर 3D सीरीज में मैंगनीज जाता है +7। फिर बोलता है स्कैंडियम +4 पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप यहाँ पर स्कैंडियम की बात करते हो तो स्कैंडियम को जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा 3D1 और 4s2, तो मैक्सिमम यहाँ पर क्या हो सकता है +3 हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया बिल्कुल गलत। अब बात करते हैं क्रोमियम की, तो क्रोमियम शो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ध्यान रखना कि जब कभी भी जो भी आपके पास में ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर मेटल्स होते हैं तो ये सारे के सारे मेटल्स अपनी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं ना, तो इस पर क्या होगा, ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं, साथ ही साथ में इनका जो बिहेवियर होता है वो कैसा हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग। तो मतलब फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ, सेकंड वाला ऑप्शन यहां पे हो जाएगा सही। तो फिर अब बात कर लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 35 आपको यहां पर दे के रखा हुआ, जिसमें अगेन आपके पास में वही मैच द कॉलम दे के रखा है। इस तरह के मैच द कॉलम वाकई में बहुत बढ़िया से इजी इजी आने वाले हैं। तो चलिए भाई साहब हम लोग यहाँ पर अच्छा चेक कर लेते हैं। तो ये पॉलीमर से आपको दे के रखा हुआ है, ठीक है भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो आपके पास में मैच द कॉलम दे के रखा हुआ है, सबसे पहले बता के रखा है इलेक्ट्रोमेरिक पॉलीमर, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक पॉलीमर के अंदर भाई साहब ये आपके पास में अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नियोप्रीन होता है ना ये इलेक्ट्रोमेरिक पॉलीमर होता है। और इस नियोप्रीन को याद रखना, ये काफी बार पूछा जा रहा है पेपर में। नियोप्रीन के बारे में कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि नियोप्रीन किस प्रकार का पॉलीमर है, या फिर इस बार में ये दे दिया कि इलेक्ट्रोमेरिक पॉलीमर कौन सा होता है, तो वो क्या हो जाएगा नियोप्रीन, ठीक है। तो इसमें ए का हो गया फोर्थ, जिस वजह से पहला और दूसरा ऑप्शन तो आपके पास बिल्कुल हट ही गया। अब इसके बाद में बी वाला ऑप्शन पे चेक कर लेते हैं। अब आता है आपके पास में फाइबर वाले पॉलीमर, जिसमें रेशे होते हैं, ऐसे धागे होते हैं, तो ये तो अब ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे इजी होता है, फाइबर पॉलीमर होता है आपके पास में पॉलिस्टर। तभी तो बोलते हैं कि पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं जब आप पहनते हो तो वो बहुत ज़्यादा जलते हैं, या गर्मियों के अंदर उन पॉलिस्टर वाले कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि वो क्या करते हैं हवा को इतने अच्छे से आने नहीं देते हैं। तो थर्ड वाला आपके पास में हो जाएगा सही। सी का फर्स्ट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, आपके पास में क्या होता है यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड के जो रेजिन्स होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक में होता है जो पॉलीस्टीरीन रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 हो गया डन। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 की, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे खासा दिक्कत दे जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा है, ये आपके पास में स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन में बोल के रखा है कोई इंडिकेटर है आपके पास में जिसको नाम दे के रखा हुआ है एक्स, is used for studying the effect of variation in concentration of iodine। ओके आपके पास में x का कोई इंडिकेटर दे के रखा हुआ है जिसको स्टडी के लिए यूज करा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन के लिए, ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन आयोडीन आयन विथ परऑक्साइड। आपके पास में अगर आयोडीन आयन को परऑक्साइड के साथ कंबाइन किया जाता है रूम टेम्परेचर पे, तब जाके ये वाली कहानी आपके पास में फॉर्म हो जा रही है, ठीक है। द इंडिकेटर एक्स फॉर्म ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स। ओके भाई साहब, आपके पास में जो इंडिकेटर एक्स होता है वो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है विथ कंपाउंड ए नाम के कंपाउंड के साथ में, ठीक है। तो x+I2 आपके पास में क्या हो जाएगा, यहां पे ब्लू कलर देगा, तो यहां पर ये कहानी लिख के रखी गई है। द इंडिकेटर x एंड कंपाउंड ए रिस्पेक्टिवली आर, इंडिकेटर ए और कंपाउंड एक्स जो होता है उसको हम लोगों को बताना रहेगा। तो इजी क्वेश्चन है। आयोडीन जो रहता है वो जब कभी भी परऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता हो, आयोडीन का भी ध्यान रखना आयन, तो ये आपको देता है यहाँ पर आयोडीन का मॉलिक्यूल, साथ ही साथ में आपको मिलता है यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल, कुछ इस तरह से मिल जाता है। तो आपके पास में ए नाम का जो कंपाउंड होगा वो होगा आयोडीन, और ये जो आयोडीन होता है ये आयोडीन क्या करता है, जब कभी भी ये ब्लू कलर की बात की जाए तो आयोडीन हमेशा ब्लू कलर देता है स्टार्च के साथ में,
ठीक है, ध्यान रखना। आयोडीन जो होता है वो ब्लू कलर किसके साथ में देता है? स्टार्च के साथ में। तो सही आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। तो बस हो गया क्वेश्चन नंबर 36 डन। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। तो क्वेश्चन नंबर 37 अगेन जो आपके पास में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला रहता है पोर्शन, तो वहां से पूछा गया क्वेश्चन है डॉक्टर प्रिस्क्राइब ड्रग्स इक्वेनिल टू अ पेशेंट। किसी पेशेंट को इक्वेनिल दे के रखा गया है, द पेशेंट वाज लाइकली टू हैव। इक्वेनिल आप लोगों को बड़े बड़े बोल्ड लेटर में लिख के रखा हुआ है एनसीईआरटी में। इक्वेनिल दिया जाता है डिप्रेशन और हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको। मतलब सीधी सी बात है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो ये इस वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान है उनके प्लेयर्स को अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है इक्वेनिल की, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से उन लोगों ने खुद की लंका लगाई है ना, तो उस हिसाब से तो उनको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी। छोड़ो यार, उनकी तो उनकी जाने। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो आप लोगों को यहां पर बताना रहेगा। चार चार आपके पास में वैल्यू दे के रखी हुई है। हाइड्रोलिसिस करवाया है, H3O पॉजिटिव दे के रखा है। अब देखो इसको करते किस तरह से हैं ये ध्यान रखो। आपके पास में कोई एक कंपाउंड रखा गया है ऐसा ऐसा, फिर यहां पर गया है ये ऐसा ऐसा ऐसा, यहां पर है OH और यहां पर आपके पास में दे के रखा है मिथाइल। ये इस तरह का आपके पास में कुछ ग्रुप दे के रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इस तरह के ग्रुप में होता क्या है, जब कभी भी इसको हाइड्रोलाइज करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव, तो बेसिकली यहां होता क्या है कि यहां से H पॉजिटिव निकलता है, ठीक है। ये जो H पॉजिटिव होता है ना वो अटैक करता है इसके ऊपर और यहां से क्या बाहर निकालता है, यहां से बाहर निकाल देता है H2O को। सेम उसी तरह से यहां पर मिथाइल जो होगा वो OH के साथ में क्या हो जाएगा, चला जाता है, ठीक है। सॉरी, OH के साथ चला जाएगा, क्या यहां पर H पॉजिटिव जो रहेगा वो इसके पास आ जाएगा, है ना। अब जैसे ही ये इसके पास में आया, और अब ये तो समझ में आ गया ना, H पॉजिटिव OH के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, H2O को बाहर निकाल देगा। तो आपके पास में बचा हुआ जो प्रोडक्ट होता है ना, वो बचा हुआ प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये इधर ऐसा हो गया, ये इधर ऐसा हो गया, ये इधर ऐसा और ये इधर ऐसा, जिस वजह से यहां पर क्या बना हुआ है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। पर बात ये होती है कि ये जो कार्बोकेटायन है ना, ये क्या है आपके पास में 2 डिग्री, और हमें पता है 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास में 3 डिग्री वाले कार्बोकेटायन। तो इस वजह से ये जो आपका केटायन शिफ्ट होता है, या बोला जाए यहाँ पर जो शिफ्टिंग होगी वो परफॉर्म करवाई जाएगी। अब शिफ्टिंग कैसे आपके पास में परफॉर्म करवाई जाएगी भैया, यहाँ पर लेकर आना है इस पॉजिटिव चार्ज को, कहाँ पे, इस पोजीशन पे लाना है। तो इस पोजीशन पे लाने पर ये 3 डिग्री बन जाएगा। तो इसके लिए होता क्या है, स्टेप नंबर 1, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पर जाता है इलेक्ट्रॉन, जिस वजह से इस हिस्से में आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज रहेगा ये काउंटर करते हुए जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। जैसे ही ये इसको काउंटर करते हुए इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जाता है, तो आपके पास में जो बनने वाला मॉलिक्यूल है वो बन जाता है यहाँ पर हेक्सागोनल। तो ये देखो भैया, ये बन गया हेक्सागोन, और जो पॉजिटिव चार्ज था ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो चुका है भाई साहब, वो इधर आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज के इधर शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपके पास में ऐसा बन गया। नाउ इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए क्या किया जाए। तो भैया इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए होता क्या है कि यहाँ रखा हुआ हाइड्रोजन जो है ना वो अपनी कुर्बानी दे देता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा शिफ्ट। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी आपके पास में यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा और ये बन जाएगा ऐसा, जिससे कि आपके पास में बन गया फाइनल प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट में आंसर कौन सा आ रहा है आपके पास में, सेकंड वाला। तो ये भी हो गया डन। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है द वन गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कीन्स ऑन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन इज एक्सक्लूडिंग रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट नहीं करना है, सीधा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन को परफॉर्म करवा देना है। तो भैया देखो इजी क्वेश्चन है, अगेन ये भी 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है। तो यहां पर मिथ इथ, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, आपके पास में जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है मिथ इथ प्रॉप ब्यूट।
अब सेकंड पोजीशन पे आपके पास में आ जाएगा ब्रोमीन, और सॉरी फर्स्ट पोजीशन पे है ब्रोमीन, मतलब आप यहाँ पर बोल दोगे कि भैया यहाँ पर है ब्रोमीन और यहाँ पर है आपके पास में मिथाइल ग्रुप। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन अगर आप यहाँ पे परफॉर्म करवाते हो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि भैया यहाँ से ब्रोमीन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो आइसोमर फॉर्म होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। नाउ सेकंड वाले पे बात कर लेते हैं, तो ये है 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो मिथ इथ प्रोप। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या आ गया है आपके पास में, ब्रोमीन आ गया है। अगर यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आपके पास में ब्रोमीन है तो इस सिचुएशन पे क्या होगा, चाहे कान इधर से पकड़ो या कान इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है, तो ये साइड लो या ये साइड लो, एक ही बात है, तो आइसोमेरिज्म यहाँ पर बनने का भी कोई चांस निकल कर ही नहीं आ रहा है। ना बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा हूँ, थर्ड वाले ऑप्शन की, तो ये है आपके पास में 2 ब्रोमो पेंटेन, तो मेथ एथ प्रॉप ब्यूट और पेंट ये आ जाएगा। सेकंड पोजीशन पे आपके पास में क्या देके रखा हुआ है, ब्रोमीन देके रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास में सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन देके रखा हुआ है तो यहां से आपके पास में 2 अपॉर्चुनिटी बनती है। कौन कौन सी, पहली अपॉर्चुनिटी तो आप लोगों के पास में ये बनती है कि यहाँ पर आ जाएगा मेथ एथ प्रॉप, और यहाँ पर ऐसा, यहाँ अगर आपने डबल बॉन्ड बनाया तो हो सकता है एक तो एक आपके पास में यहाँ पर बन जाए कुछ इस तरह से, और दूसरी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास में बनती है जहाँ पर जो डबल बॉन्ड बनेगा ना वो डबल बॉन्ड आपके पास बन जाएगा इस साइड वाले कार्बन पे। अब इस साइड वाले कार्बन पे बनने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे अगेन 2 सिचुएशन आपके पास में जनरेट होगी, या 2 तरह के आइसोमर्स जनरेट हो जाएंगे, एक हो जाएगा सिस वाला और एक हो जाएगा ट्रांस वाला। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में कार्बन, सपोज आपके पास इधर आया मिथाइल CH3 ग्रुप, इधर आ जाएगा आपके पास में हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में क्या C2H5, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक ये बन सकता है, ये आपके पास में आपका सिस सिचुएशन हो जाएगा, और दूसरी सिचुएशन आपके पास में हो सकती है यहाँ पर ट्रांस, जब आ जाएगा मिथाइल इधर और यहाँ पर आ जाएगा इधर। तो सबसे ज़्यादा जो आइसोमर्स आपके पास में आइसोमेरिक अल्कीन्स बन रहे हैं वो कहाँ बन जाएंगे, थर्ड वाले में। अच्छा, फोर्थ वाला भी क्यों छोड़ें, फोर्थ वाला भी एटलीस्ट हम लोग करके तो देख ही लेते हैं कि फोर्थ वाले के अंदर हमारे पास में क्या बन रहा है। फोर्थ वाला आपके पास में देखे रखा हुआ है 2 ब्रोमो 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन, तो यहाँ पर आ जाएगा मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, और यहाँ पर आ जाएगा पेंट। थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल है, मतलब CC ग्रुप इस तरह से। सेकंड पोजीशन पे आपके पास में रखा हुआ है ब्रोमीन, तो अब इस सिचुएशन पे भी आप यहाँ लेकर जाओगे तो होगा यहाँ पर ये कि यहाँ पर तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इस साइड पर परफॉर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन आपके पास में सिर्फ और सिर्फ यहाँ राइट हैंड साइड पर परफॉर्म हो सकता है, ये गया और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। तो फोर्थ वाले ऑप्शन में तो कहीं से कहीं तक पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि आपके पास में आइसोमेरिज्म यहाँ पे फॉर्म हो जाए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर आप लोगों को अगेन वो कंबशन वाली प्रोसेस दे के रखी गई है कि व्हेन अ हाइड्रोकार्बन A undergoes the combustion in the presence of air, it requires 9.5 equivalents of oxygen and produce 3 equivalents of water। ठीक है, तो मतलब वही है, 3 मॉलिक्यूल आपके पास में वाटर दे रहा है, जब 9.5 मॉलिक्यूल आप ऑक्सीजन को यहाँ पर यूज़ करते हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताना है ऑर्गेनिक कंपाउंड A का। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास में जो बेसिक फॉर्मूला होता है कंबशन वाला, सिंपली वही यूज़ करना है। तो कंबशन का बेसिक फॉर्मूला, अच्छा ये आपके पास IMP क्वेश्चन है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में से ये कंबशन वाले फॉर्मूले के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला होगा उसके अंदर आपके पास रहेगा CXHY, जहाँ पर X होती है कार्बन की क्वांटिटी, Y होती है हाइड्रोजन की क्वांटिटी। इसको ऑक्सीजन की बात की जाए कितने ऑक्सीजन लगते हैं, तो X प्लस Y/4 O2 की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि X मोल ऑफ CO2 मिलता है तथा Y/2 मोल्स ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि आपके पास में ऑक्सीजन कितना लेना है 9.5 इक्विवेलेंट, मतलब X प्लस Y/4 की जो वैल्यू आपके पास में दे के रखी गई है वो है आपके पास में 9.5, ये दे के रखा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ में इन लोगों ने बोल के रखा हुआ है कि 3 इक्विवेलेंट वाटर प्रोड्यूस करता है, तो वाटर कितना है आपके पास में Y/2,
तो y/2 आपके पास में वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 6, और अगर y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6, तो जस्ट सिंपली y की वैल्यू को यहाँ पर प्लेस करना है और x की वैल्यू निकालना है। तो जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 8 आ जाएगी। अगर इस वैल्यू को कहाँ रख दोगे आप, यहाँ y पे रख दोगे, तो बस हो गया सिंपल। तो ये हो जाएगा C8 एंड H6 फर्स्ट वाला ऑप्शन ये हो जाएगा आपके पास में डन। तो ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन नंबर 40 भी डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 पे बात करते हैं। अगेन एक केमिकल रिएक्शन सीक्वेंशियल रिएक्शन वाला क्वेश्चन आपके पास में दे के रखा है, पर देखो इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास में दे के रखे हुए हैं। आपको यहाँ पर एक सीक्वेंशियल रिएक्शन दे के रखी गई है। सीक्वेंशियल रिएक्शन में क्या दे के रखा हुआ है कि अगर आपके पास में ये इस तरह का ग्रुप है, बेंजीन है, बेंजीन के साथ में क्या करके रखा है, यहाँ पे हेलोजन ग्रुप जोड़ के रखा है। साथ ही साथ में ये क्या है, ये आपके पास में कीटोन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो कीटो और बेंजीन का कीटो और हेलोजन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना के रखा है। सोडियम साइनाइड डाल के रखा है। आफ्टर दैट यहाँ पर इथाइल हाइड्रोक्साइड या इथेनॉल डाल के रखा हुआ है और उसका हाइड्रोलाइसिस करवा के बनाया ए। और ए में जब आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलाते हो इन द आफ्टर वाटर के, या हाइड्रोलिसिस करवा देते हो, तो फाइनल प्रोडक्ट आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो ठीक है भाई साहब, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखो इस तरह के क्वेश्चन की एक टेक्निक बताता हूँ मैं आपको। ये जितने भी कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, खास करके ये कीटोन अल्डिहाइड वाला, तो इसकी ट्रिक आप लोग यहाँ पर जान लो तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ये रहा आपके पास में हेलोजन, ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दिस वन। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि ये जो आपके पास में ऑक्सीजन होता है ना, हमेशा धोखेबाज होता है। ये इलेक्ट्रॉन लेता है जिससे बनता है नेगेटिव, यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो होता है वो बन जाता है पॉजिटिव। अब आपके पास में सोडियम साइनाइड दे के रखा हुआ था, और सोडियम साइनाइड की खासियत ये है कि सोडियम हो जाएगा Na पॉजिटिव और साइनो ग्रुप हो जाएगा नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव वाला साइनो ग्रुप होता है ना, ये इस पॉजिटिव वाले कार्बन को यहाँ पे अप्रोच करता है। ठीक है, इस पॉजिटिव वाले कार्बन को अप्रोच कर देगा। तो इसको जैसे इसने अप्रोच करा तो आपके पास में जो पहला प्रोडक्ट बना, वो पहला प्रोडक्ट क्या बना, ये रहा आपके पास में बेंजीन, ये रहा हेलोजन, और यहाँ पर बना कार्बन ऑक्सीजन विथ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया साइनो ग्रुप, एंड दिस वन इज मिथाइल ग्रुप। अब आफ्टरवर्ड ये सोडियम साइनाइड मिलाने के बाद इसके अंदर क्या मिलाया गया है, इसके अंदर मिला के रखा गया है इसका इथेनॉल के साथ में रिएक्शन करवाया है और इसको हाइड्रोलिसिस करवा के रखा गया है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर भी आपके पास सिंपल है। इथेनॉल और हाइड्रोलिसिस करवाने पर आपके पास में क्या हो जाएगा, जो आपके पास में ये जो साइनो ग्रुप होता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं तो ये आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। C ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनो ग्रुप होता है। तो देखो होता क्या है कि यहाँ पर ये जो साइनो ग्रुप होता है ना, ये इस वाटर के प्रेजेंस में अमोनिया NH3 बना लेता है और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना क्या होता है कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना, ये यहाँ पर बाहर इधर पर रिएक्शन करने के लिए आता है और यहाँ से अमोनिया गैस को बाहर रिमूव कर देता है। जैसे इसने अमोनिया गैस को रिमूव करा तो आपके पास में फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ पर बन जाएगा ये हेलोजन कार्बन। अब ये जो कार्बन था ये इस वाटर में H पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर पहले O नेगेटिव था, अब ये हो जाएगा आपके पास में OH। अब यहां पर आगे की तरफ इस वाले कार्बन को यहीं रहने दो, नाइट्रोजन बाहर निकल गया ऑक्सीजन के फॉर्म पे। तो भैया ये वाले कार्बन को मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पर H2 होगा तो अमोनिया निकलेगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा इथॉक्सी ग्रुप। तो ये आपके पास में बन गया प्रोडक्ट। अब आपने क्या करके रखा हुआ था, यहाँ पर आप लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिला के रखा हुआ था। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो CH3MgBr। ठीक है, ये वाला ग्रुप आपने मिला के रखा हुआ है। तो अगेन ये भी क्या करता है, यहाँ पर ये आपके पास में कार्बन की चेन को बढ़ाने का काम करता है। तो ये रहा आपके पास में हेलोजन, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पर आया कार्बन, ये चल रहा था तुम्हारे पास में हाइड्रोक्सी ग्रुप, और साथ ही साथ में अब जो रहेगा ये क्या कर रहा है, कार्बन की चेन को बढ़ा रहा है। कृपया इस बारे में ध्यान देना। ठीक है, क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कार्बन की चेन को बढ़ा रहा है। अच्छा, ये वाले पॉइंट को, ये वाले मिथाइल को तो मैं भूल ही गया। ये वाला मिथाइल जब से इसके साथ चलते आ रहा है ना, तो ये वाले मिथाइल को मैं इस तरह से लगा देता हूँ। फिर ये रहा हमारे पास में कार्बन।
ठीक है। धोखेबाज ऑक्सीजन, हर बार याद रखना डबल बॉन्ड वाला जो रहेगा ये धोखेबाज होता है। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, और यहां पर ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। तो मिथाइल ग्रुप अप्रोच करता है किसको? इस कार्बन को। तो आपके पास में अगेन यहां पे जो प्रोडक्ट बना है, यहां पर एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, यहां पे O नेगेटिव चल रहा है, और साथ ही साथ में इथॉक्सी ग्रुप यहां पे चल जाएगा। तो इस तरह की आपके पास में कहानी हो जाएगी इसके अंदर से। फिर अगर आप इसके अंदर और रिएक्शन करवाते हो और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलाते हो, तो यहाँ पर आपके पास में वापस वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ। क्या मिलाया है आपने यहाँ पर? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट GR मिलाया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलाने पर अगेन यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। ये रहा आपके पास में हेलोजन ग्रुप, और यहाँ पर चल रहा था आपके पास OH ग्रुप, ये रहा आपके पास में मिथाइल ग्रुप, कार्बन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहां पर चलेगा आपके पास में इथॉक्सी ग्रुप। ठीक है भाई साहब, सॉरी इथॉक्सी ग्रुप तो हमारे पास में ऑलरेडी था ना। हाँ, ये आपके पास में O नेगेटिव हमने बना दिया, CH3 इधर बना दिया, और O नेगेटिव को रिएक्शन करवा के यहाँ पर लेकर आए, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बार फिर मिलाया है। तो भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथॉक्सी ग्रुप को हटाएगा, मिथाइल ग्रुप का वहाँ पे क्या कर देगा? रीअरेंजमेंट यहाँ पे परफॉर्म कर देगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ नहीं करना, हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म करवाना है, सिंपल सा। हाइड्रोलाइसिस जब आप यहाँ पे परफॉर्म करवाते हो तो हर बार याद रखो, ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये बड़ा धोखेबाज है। ये डबल बॉन्ड जो रहेगा ना, इसको लूज तो करना ही है, ये बस इस बात का ध्यान रखो। ये जो डबल बॉन्ड है ना, कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो जब रिएक्शन करवाओगे अगेन इलेक्ट्रॉन लेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलाया ना, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे क्या मिलता है? यहां तुमको मिलता है CH3 नेगेटिव। ये CH3 नेगेटिव किसको अप्रोच करता है? ये अप्रोच करता है ये वाले कार्बन को, है ना। तो जैसे इसको अप्रोच करेगा, तो यहां पर जो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? यहां पर आ जाएगा तुम्हारे पास में हेलोजन, फिर उसके बाद में यहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये इसको ऐसा करो, बहुत ज़्यादा मैंने खिचड़ी बना दी, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर दूं। यहाँ तो तुम लोग को क्लियर हो ही गया है कि यहाँ पर ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। एंड ऑफ द स्टोरी, तुम्हारे पास में जो प्रोडक्ट बन रहा है, याद रखना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं बचना चाहिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं बचेगा। कार्बन इधर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप बन चुका था, यहां पर एक मिथाइल आ चुका था। यहां पर भी आपके पास में जो ये O नेगेटिव था, ये हो जाएगा OH। यहां पर अगर आपके पास में एक मिथाइल आ रहा है, तो यहां पर भी आपके पास में क्या आ जाएगा? एक और मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो डबल मिथाइल हो जाएगा। डबल बॉन्ड एक भी नहीं रहने देना है, सभी को यहां पे उड़ा देना है। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। और अगर मैं देखता हूं कि भैया इस तरह से जो आपके पास में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो सोडियम साइनाइड के साथ में जब आपने रिएक्शन करवाई, तो सोडियम साइनाइड के साथ में रिएक्शन करवाने पर आपके पास में क्या बना था? आपके पास में ये इस तरह का कुछ प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म होके रखा हुआ था। तो ये वाला प्रोडक्ट कहां पर आ रहा है भैया? COO के साथ में। तो भैया देखो, ये आ रहा है आपके पास में A वाला प्रोडक्ट यहां पे। ठीक है और इसी के साथ आपके पास में अगर A वाले प्रोडक्ट के कंपैरिजन करा जाए, तो हाँ बस इसी में ही तो है। ये वाला जो आपके पास में A वाले प्रोडक्ट का जो ग्रुप है, वो सिर्फ यहीं पर दे के रखा हुआ है। और उसके बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा था मिथाइल मिथाइल OH, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास में? सेकंड वाला। तो बस हो गया ये भी डन। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी, ऑब्वियस बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो जाना ही है। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, द बॉन्ड ऑर्डर O22 नेगेटिव। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है। जस्ट सिंपली आप लोग को इतना ध्यान रखना है, 14 की वैल्यू याद रखना। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर किसी के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होते हैं, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है? ये होता है 3। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। 14 के ऊपर गए तो 14 के ऊपर आपके पास में आ जाएगा 13, 12, 11। तो इसको उल्टा चलाओ, यहां पर हो जाएगा 2.5, यहां पर हो जाएगा 2, यहां पर हो जाएगा 1.5, आगे और चला लेना। 15 पे जाते हो तो 2.5, 16 पे जाते हो तो आ जाएगा आपके पास में 2, 17 पे जाते हो तो 1.5, और 18 पे जाते हो तो 1। अब उसी बेसिस पर यहाँ पर बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर बॉन्ड ऑर्डर बताना है। O22 नेगेटिव की बात करते हो तो O22 नेगेटिव में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास में 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो भैया ऑक्सीजन के पास में एक इकलौते ऑक्सीजन के पास में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। 2 ऑक्सीजन मतलब 16, 2 एक्स्ट्रा लेके रखे हुए हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन पे O22 नेगेटिव आपके पास में कितना बॉन्ड ऑर्डर देता है? 1 देता है।
तो O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपके पास में 1। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन के पास में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 8 हो गए 14, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल कर आ गया आपके पास में 3 निकल कर आ गया। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का आयन दे के रखा हुआ है, तो भैया नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन के पास में होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, पर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, इसलिए इसके पास कितने बचे रह गए 7 इलेक्ट्रॉन। तो अगेन 7 और 7 हो गए 14, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो आयन है इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। तो आंसर कौन सा हो गया, ए वाला या फर्स्ट वाला, 1 3 एंड 3। इसके बाद में देखो भैया अगला वाला क्वेश्चन आप लोग के पास में, ये बहुत मतलब ये वो पता है, ये वो वाला है अपना टेस्ट है, कौन सा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, CrO5। तुम लोग को याद होगा ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनाता है कुछ इस तरह से, और इस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर से तुम लोग बनाते हो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बनाते हो, ठीक है। तो भाई सीधे सीधे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट दे के रखा है, कोई बड़ी बात नहीं करके रखी है। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट लगाना है, कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है, ठीक है। तो आप लोग को एनसीईआरटी में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप पढ़ लेना, एग्जैक्ट ये छपा हुआ है, क्रोमाइल क्लोराइड वहां पर पोटेशियम परमैंगनेट और वो पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह बनाते हैं ना, तो वहीं पर ये रिएक्शन भी लिखकर रखी गई है। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भैया आगे हम लोग बात करते हैं, अगला वाला क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर फॉर द ग्रोथ ऑफ फिश शुड बी मोर देन x ppm। ओके भैया, तुम लोग को मछली पालन करना है, मछली पालनी है, तो मछली पालने के लिए जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होना चाहिए वाटर के अंदर वो होना चाहिए x ppm से ज़्यादा। एंड द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड्स इन क्लीन वाटर, जो क्लीन वाटर के अंदर बायोकेमिकल डिमांड होती है, शुड बी लेस देन y ppm, ठीक है। तो x एंड y इन ppm आर, और x और y की वैल्यू ppm पे कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यार देखो ये अगेन तुम्हारे पास में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आप लोग सीधे सीधे डाटा के थ्रू इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। और इसका सीधा डाटा बताऊं तो भैया देखो जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होना चाहिए ना, ये होता है ए वाला ऑप्शन, 6 और 5। एक्स की वैल्यू आपके पास में 6 होना चाहिए, वाई की वैल्यू आपके पास में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो साफ पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो 5 ppm से कम नहीं होना और 6 ppm से ज़्यादा नहीं होना, वरना तुम बोलो कि भैया खूब सारी ऑक्सीजन मिला दी और खूब सारी ऑक्सीजन मिलाकर तुम बोले मछली को भयंकर तुम एकदम हट्टा कट्टा कर दोगे, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनेमाइड विथ ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अमाइड ग्रुप है और साथ ही साथ में ब्रोमियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये आपकी होती है हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, जिसको मैं खुद हैप्पी बर्थडे बोलता हूं, परंतु असल में ये क्या निकलने वाली है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अगेन ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन परफॉर्म होती है, और प्रोपेनेमाइड है तो प्रोपेनेमाइड हो जाएगा आपके पास में मिथ एथ, और आपके पास में आ जाएगा प्रॉप, ठीक है। तो ये ऐसा, और यहां पर क्या आ जाता है, NH2 ग्रुप होता है। तो प्रोपेनमाइड रिएक्शन इजी होती है। आप सॉरी प्रोपेनमाइड बोल रहा हूं, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होगा ये यहां से आप कर दोगे रिमूव और नाइट्रोजन को सीधे इसके साथ जोड़ दोगे, तो कार्बन कार्बन, और यहां पर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। तो इथेन के साथ में अमाइन ग्रुप जुड़ गया, तो सही आंसर कौन सा है, फोर्थ वाला इथेलेमाइन। तो क्वेश्चन नंबर 45 हो गया डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 वाले क्वेश्चन में बोलता है फॉलोइंग टेट्रापेप्टाइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है जी। यहां पर आपके पास में ये जो टेट्रापेप्टाइड है उनका रिप्रेजेंटेशन जो है कौन कौन सा, ये जो देके रखा है ना, FLDYIQP R, 1 लेटर कोड फॉर अमीनो एसिड, ठीक है। तो यार अब देखो ये भी आपके पास में वो अमीनो एसिड वाला है, ठीक। अमीनो एसिड वाले के अंदर आपके पास जैसे आप बात करते हो यहाँ पर कि कंपाउंड के अंदर क्या क्या फॉर्म हो रहा है या क्या क्या आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इनिशियल्स होते हैं, ठीक है। तो यार देखो ये भी आपके पास में इजी सा होने वाला है। अगर आप बात करते हो F की, तो F बेसिकली आपके पास बताता है फिनाइलेमाइन को, ठीक है। फिनाइलेमाइन, अरे यार मैं लिखकर बता देता हूँ ना, एफ जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है बेसिकली आपके पास में फिनाइल एलेनाइन को, ठीक है। फिनाइल एलेनाइन आपको यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करके बताता है, और ये वही पेप्टाइड बॉन्ड ही है। फिनाइल एलेनाइन आपके पास में क्या हो जाता है, ये होता है आपके पास में पीएच सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन COOH, और अमीनो एसिड है तो ऑब्वियस बात है एसिड बेस दोनों एक साथ ही आएंगे, तो ये वाली कहानी आपके पास में दे के रखी गई है, ठीक है।
तो बस रे भैया ये वाली सिचुएशन आपके पास में दे के रखी हुई है। दूसरा अगर आप बात कर लेते हो यहाँ पर एल से, तो एल आपके पास में क्या होता है, लुसाइन होता है। और आपके पास में ल्यूसाइन, ल्यूसाइन का अगर स्ट्रक्चर की बात करते हो, अगेन आपके पास में ये वही अमीनो एसिड वाला ही ग्रुप है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में NH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसी तरह का दे के रखा है। कुछ नहीं है भैया, स्ट्रक्चर में से तुम अलग कर रहे हो इसको, कुछ एक्स्ट्रा काम अलग से नहीं कर रहे हो। जैसे कि ये वाले की बात कर लेते हैं। देखो भाई साहब, ये वाले की बात कर रहे हैं, दिख रहा है PHCH2, फिर ये रहा कार्बन NH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में COOH, और यहाँ पर ये पेप्टाइड बॉन्ड है, हटाओ इसको। अब यहाँ से दूसरा प्रोडक्ट बना लुसाइन वाला। लुसाइन वाले प्रोडक्ट में क्या है, ये वाला ग्रुप आपके पास में दे के रखा है, तो ये रहा, ये देखो, ये रहा तुम्हारे पास में लुसाइन वाला ग्रुप। फिर उसके बाद में अगला जो ग्रुप आपके पास में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो दे रहा है मुझे यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड का। ठीक है, जो डी वाला ग्रुप आपके पास में देके रखा हुआ है, वो आपके पास में किसके रिप्रेजेंटेशन होता है, एस्पार्टिक एसिड का। ठीक, तो जरा सा मैं इसको साइड में कर देता हूं, क्योंकि इसका काम हमारे पास में लगभग हो चुका है। अगर आप बात करते हो एस्पार्टिक एसिड की, तो एस्पार्टिक एसिड में आपको मिलता है कुछ इस तरह का ग्रुप। यहाँ पर होता है हाइड्रोक्सी, यहाँ पर आपके पास में कार्बोनिल वाला ग्रुप आ जाएगा। कार्बोनिल नहीं होता वैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन रहा है वहां पे। फिर यहाँ पर आता है OH डबल बॉन्ड O। तो D फॉर एस्पार्टिक एसिड, और लास्ट में जो आपके पास में बचता है कौन सा ग्रुप, ये वाला। ठीक है, ये वाला ग्रुप रिप्रेजेंट करता है आपके पास में टायरोजाइन को। ठीक है, ये टायरोजाइन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके पास में हो गया वाई के लिए। तो टायरोजाइन आपके पास में कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये रहा बेंजीन का रिंग, थोड़ा सा अच्छे से मैं बना दूं। ये रही आपके पास में बेंजीन की रिंग, ये रहा आपके पास में हाइड्रोक्सी ग्रुप। यहाँ रहेगा आपके पास में अमोनिया, देन ऐसा ऐसा और ऐसा डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो एसिड बेस दोनों आपके पास में आ जाएगा। तो बस रे भैया ये वाली कहानी होगी। तो ये जो आंसर होगा वो कौन सा है, सेकंड वाला, FLDY वाला। ठीक है, तो ये आपके पास में पेप्टाइड बॉन्ड्स आ गए। नाउ अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर करेक्ट, कौन सा रिलेशन आपके पास में सही है। पहली बार देखकर ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहला आपके पास में डेल्टा U इजिकल टू Q प्लस P डेल V, क्या अगर मैं बात करता हूँ ये सही है क्या, तो नहीं भैया, ये आपके पास में सही नहीं होता है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में डेल्टा U इजिकल टू क्या होता है, Q प्लस W आपके पास में रहेगा। ठीक है, और वहां पे ये जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो ए वाला ऑप्शन गलत, बी वाला बिल्कुल परफेक्टली सही है। डेल्टा G इजिकल टू क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। साथ ही साथ में एंट्रोपी के फॉर्मूले की बात की जाए तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर Q रिवर्सिबल बाय T, बिल्कुल सही। और आप चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H की बात करते हो तो डेल्टा H के लिए ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंथैल्पी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस P इंटू V। और इसको बाद में अगर आप मॉडिफाइड भी करते हो, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा U, और ये होता है आपके पास में डेल्टा NRT। तो ये वाला भी गलत, B और C सही। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है रे भैया, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48वां वाला क्वेश्चन मेटलर्जी वाले चैप्टर में से आ जाएगा। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग और इज सल्फाइड बेस्ड मिनरल। सल्फाइड बेस्ड मिनरल इसके अंदर से कौन होता है, तो भाई देखो नाम से ही पता चल रहा है, यहां पर तुम्हारे पास में जो आपके पास में क्या है, स्फेलेराइट है। ठीक है, सेफेलराइट बोला जाए, स्फेलेराइट जो आपके पास में होता है जिंक सल्फाइड होता है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अगर कैलेमाइन की बात करते हो तो ZnCO3 होता है। सिड्राइट की बात करते हो तो आयरन का कार्बोनेट होता है। मैलेसाइट की बात करते हो तो CuCO3.CuOH ट्वाइस होता है। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। नाउ बात करते हैं अब अगला, वापस असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 49 में, जहां पर यह बोल के रखा गया है आपके पास में कि निकल इज बीइंग यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग सिन गैस। सिन गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर से जो वाटर गैस का फॉर्मेशन करते हैं, ये उसकी बात करता है, गेट एडिबल फैट्स। तो ये एडिबल फैट्स आपके पास में क्या होता है, जो आपके पास में वेजिटेबल घी बनाते हैं, या फिर बोला जाए जो वनस्पति घी रहता है, ये उसको बनाने की प्रोसेस है। तो बेसिकली इट इज अ हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट्स, जिससे वेजिटेबल घी आपके पास बन जाता है। तो पहला स्टेटमेंट इसके अंदर बिल्कुल सही होने वाला है। नाउ दूसरा स्टेटमेंट बोलता है सिलिकॉन फॉर्म्स
बोथ इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। पहली बार में इसको गलत कर देना, क्योंकि ये ग्रुप आपके पास में क्या आता है, ये होता है आपके पास कार्बन ग्रुप। कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो यहां पर कार्बन जो होता है ये अकेला टेट्रावैलेंट होता है। इसके बाद में अगर आप सिलिकॉन वगैरह की बात करते हो तो भैया ऑब्वियस बात है, ये हो जाएगा 3s2, यहां पर हो जाएगा 3p2, है ना। तो यहां पर आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा चांस बनता ही नहीं है। सेम आपके पास में हमेशा वैलेंसी कंटेन करता है हर एक सिचुएशन पे। तो स्टेटमेंट 1 इज सही, स्टेटमेंट 2 इज गलत। तो स्टेटमेंट नंबर या बोला जाए ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास में मैच द कॉलम देके रखा हुआ है। तो मैच द कॉलम के अंदर आपके पास में देके रखा हुआ है, यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में कंबाइन करना है। अगेन एक और इजी क्वेश्चन है भैया, 1 2 फैक्टर वगैरह जो एक्यूरेटली आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है ये वही का वही है, ठीक है। तो साफ दिख रहा है ए का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, नॉर्मल मोलर मास एब नॉर्मल मोलर मास। तो ये वाला ऑप्शन तो आप यहां पर पहली बार में उड़ा देते हो। केएफ क्या होता है, केएफ होता है आपके पास में फ्रीजिंग कांस्टेंट, या जिसको कहा जाता है कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला। तो आपके पास में बी वाला ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। अब सी वाले पे आते हैं, सॉल्यूशन विथ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कहा जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो सी का कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। तो सी का सेकंड वाला हो जाएगा, मतलब सही आंसर कौन सा है आपके पास में, ए वाला आंसर। तो बस इजी क्वेश्चन थे और लास्ट में एजियोट्रॉप्स दे के रखा हुआ है। तो सॉल्यूशन विद सेम कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर अबव इट। तो ये हो गया अगेन सॉल्व, ठीक है। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। अब अगला देके रखा हुआ है, ऑन हीटिंग LiNO3 गिव्स हाउ मेनी कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना, आपके पास में जो भी कोई मॉलिक्यूल देके रखा हुआ है, जब भी उसको गर्म करते हो तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा जिस चीजों के निकलने के चांसेस होते हैं वो हमेशा होता है गैस। यहां भी गैस को पकड़ते हुए चलना है, गैस बाहर जाएगी। तो गैस बाहर जाते टाइम पर आप लोगों को सबसे पहले गैस कौन सी निकलती, भैया देखो सबसे स्टेबिलिटी वाले की बात में चले जाओ तो तुम्हारे पास में ऑक्सीजन गैस तो फॉर्म होना ही होना है। तो O2 यहां पर बाहर चला ही जाएगा। साथ ही साथ में NO3 है, तो एक ऑक्सीजन निकलेगा इधर से और यहां से ऐसा, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर NO2 आपके पास में फॉर्म हो जाएगा। साथ ही साथ में आपको क्या मिल जाएगा, लिथियम का ऑक्साइड। तो आपको मिलेगा ये और ये तीन तरह की गैस आपको यहां पे फॉर्म हो जाएगी। तो बस रे भैया इजी। इसके बाद में अगला केमिकल काइनेटिक्स में से पूछा गया क्वेश्चन है। केमिकल काइनेटिक्स में से क्वेश्चन ये बोल के रखा है, भैया तुम्हारे पास ये रिएक्शन हो रही है, रेट कांस्टेंट ये हो रही है, रेट कांस्टेंट ये हो रही है, रेट कांस्टेंट ये। बेस्ड ऑफ द अबव इक्विलिब्रिया द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लोगों को यहां पे फाइंड आउट करके बताना रहेगा, ठीक है। तो यार देखो इस तरह के क्वेश्चन में तुम लोग को क्या करना है, जो सिंपली रिएक्शन को बैलेंस करना रहेगा। तुमको यहां पे कुछ ऐसा करना है कि इन तीनों इक्वेशंस को ये वाली इक्वेशन बन जाए। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं, इसको 2 और इसको नाम दे देता हूं यहां पे 3। तो 1 2 3 को जब आप यहां पे सॉल्व करते हो तो 1 2 3 को सॉल्व करने पर यहां पर यह आता है कि अगर इक्वेशन नंबर 2 को ले लिया जाए और उसको ऐड कर दिया जाए इक्वेशन नंबर 3 से बाय मल्टीप्लाइंग बाय 3, और साथ ही साथ में इक्वेशन नंबर 1 को कर दिया जाए माइनस। तो अगर तुमने ये वाली प्रोसेस दोहराई ना, तो ये वाली प्रोसेस दोहराने पर क्या हो जाएगा, ये वाली प्रोसेस दोहराने पर आपके पास में इन तीनों इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल आप मान के चल लो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन विद 1 नहीं, यहां तो 3 वेरिएबल हो जाएंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया सब दे के रखा हुआ है। तो इन 3 इक्वेशन को अगर इस फॉर्मेट में सॉल्व करोगे तो आपको ये फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी, और इस बेसिस पर आपके पास k की वैल्यू मिल जाएगी। यहां मिलेगा K2 और मल्टीप्लाइड बाय 3 है, तो K3 का क्या हो जाएगा यहां पे क्यूब, और यहां पर क्या मिल जाएगा, K1 मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात करते हो या जो इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है उसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला होता है K2 इंटू K3, और K3 का क्या है यहाँ पर क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा K1। जस्ट सिंपली सारी वैल्यू पुट करना, सारी वैल्यू पुट करके देखोगे आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 33। तो ये हो जाएगा इसके पास में आंसर। तो 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। तो क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड करना है, ए से बी बनाना है, रेट कांस्टेंट आपके पास में मिला है इतना,
ठीक है, ये क्या है, लीटर पर मोल पर सेकेंड, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। तो ये अगेन बच्चों वाले काम ही है आपके पास में, आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूं, मोल पर लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स, बस ये वाला फॉर्मूला लगा दो, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। जैसे तुमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से किसकी यूनिट को कंपेयर करना है, यहाँ पर कंपेयर करना है ये वाली यूनिट को, जो कि क्या है, लीटर इनटू मोल इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा सेकंड इनवर्स। अब इसको क्या करोगे भाई साहब, इसको तुम लोग यहाँ पर अरेंज कर दोगे, तो इसको तुम अगर ऐसा कर सको तो मोल पर लीटर की पावर हो जाएगा -1, सेकंड इनवर्स से क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी चल रहा है, देखो लीटर नीचे गया ना तो पावर -1 हो गई, मोल पर लीटर की पावर 1 - n, सॉल्व कर दो, 1 - n माइनस का 1, सॉरी माइनस का हो जाएगा 1, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रहेगी, ईजी है। वैसे जो प्रो बच्चे हैं वो डायरेक्ट देखकर ही बता देंगे फॉर्मूला, जो नहीं है तो उन लोग टेंशन मत लो, इस तरह का फॉर्मूला आप यूज़ करो, बहुत इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। अब देखो एसिड पहचानने का तरीका बहुत आसान है, जो भी कोई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर रहेगा, जिसके अंदर जो पॉजिटिव वाली वैल्यू रहेगी वो सबसे ज़्यादा रहेगी, वो सारे के सारे क्या रहेंगे आपके पास में, एसिड्स रहेंगे, या बोला जाए जिसके अंदर ऑक्सीजन मैक्सिमम बहुत ज़्यादा रहेगी, वो सारे भी क्या कहलाएंगे आपके पास, एसिड। देखो क्लोरीन के साथ में 7 ऑक्सीजन हो गया एसिड कंफर्म, नाइट्रोजन के साथ में 3 ऑक्सीजन, औकात से बाहर वो ऑक्सीजन रख के बैठा हुआ है, तो ऑब्वियस बात है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास में एसिड। नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है और 4 तो इसने दे के रख दिए, मतलब कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अगेन क्या परफॉर्म हो गया, ये आपके पास में परफॉर्म हो गया एसिड। तो सीधी सी बात है, या तो पॉजिटिव स्टेट आनी चाहिए, जैसे यहाँ पे +4 हो जाएगा, ये -4 हो गया, या फिर क्या देखो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन उसके साथ में जुड़े हुए रहते हैं। इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये आपके पास में +2 -2 +1 -2 नॉर्मली चल रहा है। एक और आपके पास में रहेगा सल्फर, सल्फर की भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर खींच के लेकर आ गए हो आप SO2। तो इस वजह से बोला जाए कि कौन कौन इसके अंदर एसिडिक ऑक्साइड हैं, तो N2O3, Na2, Cl2O7 और SO2। तो हर बार बस ध्यान रखो कि जिससे मैक्सिमम ऑक्सीजन तुम जोड़ सकते हो वही तुम्हारे पास में क्या कहलाएंगे, एसिड्स कहलाएंगे। तो बस रे भैया इजी। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 55 की। अगर 0.01 एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट आ गया रे भैया, यहाँ पे 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 60% कार्बन वॉज बर्न कंप्लीटली, 4.2 ग्राम CO2 आपके पास में मिल रहा है, ठीक है। तो ये कहानी आपके पास में देके रखी गई है। फिर ये बोलता है अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, सर मेरे को नहीं पता, X है, उसको किसके साथ जलाया है, ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन के साथ में जलाया है, तो आपको क्या मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, ठीक है। द मोलर मास ऑफ कंपाउंड इन ग्राम पर मोल, तो इसका मोलर मास आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई साहब, इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पे ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, when 0.01 mole of an organic compound containing 60% कार्बन, 0.01 मोल में 60% वो क्या करता है, कार्बन को कंटेन करके बैठा हुआ है। तो इसी बेसिस में आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो भाई देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैं मास की बात करता हूं, किसके, मास ऑफ कंपाउंड की बात करता हूं, तो माना वो कितना है, 0.01 मोल इंटू ग्राम, ठीक है, ये आपके पास में देके रखा हुआ है। यहां पर सिर्फ कार्बन की मास की बात करते हो तो भैया कार्बन कितना है, 60%, तो एंटायर का आप ले लो यहां पे 60%, ठीक है। अगर एंटायर का आपने 60% ले लिया तो यहां पर क्या आ गया आपके पास में, मास आ गया। और यहां पे अगर मोल्स ऑफ कार्बन फाइंड आउट करना है, तो कार्बन के मोल्स क्या होते हैं भैया, नंबर ऑफ मोल्स होता है आपके पास में, जो भी कोई गिवन मास होता है वो अपॉन में क्या होता है, मोलर मास। तो गिवन मास है 0.01 इंटू 60/100 और मोलर मास कितना है 12, तो जस्ट सिंपल इससे क्या कर दो, आपके पास में इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। अब यहां पर आपके पास में CO2 कितने मोल्स मिल रहे हैं, तो भैया CO2 की बात की जाए तो गिवन मास है 4.4 ग्राम और मोलर मास कितना होता है इसके पास में 44 होता है, ठीक है। तो अब देखो कितना आसान हो गया,
मोल्स ऑफ कार्बन किसके बराबर है, CO2 के बराबर। जितना आपके पास में यहाँ पर ये होगा उतना ही आपके पास में ये बनेगा। तो इस बेसिस पर आप यहाँ पर कर सकते हो 0.01 और मल्टीप्लाइड बाय 60, और यहाँ पर क्या चलाना है भैया, मोलैरिटी m चले रहने देना। तो यहाँ से आपके पास में सारी वैल्यू, सॉरी मोलैरिटी बोल रहा हूँ, जो मास रहेगा मोलर मास उसको चले रहने देना, तो आपके पास में ये बनता चले जाएगा। तो 0.01 आपके पास में मोलर मास था जो कंपाउंड था उसका। और यहाँ पर अरे तुमको लोग ये समझ में आया ना, मास ऑफ द कंपाउंड ये कैसे निकल के रखा हुआ था, ये निकाल के रखा, यही तुमको है ना, फिर अभी कंफ्यूजन हो जाता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, शुरुआत से यही फॉर्मूला चलाना। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास में होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स में मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, मेरे पास में आ जाएगा गिवन मास। तो गिवन मास ऑफ द कंपाउंड कैसे निकाला, नंबर ऑफ मोल्स में मोलर मास को यहाँ पे क्या कर दिया है हम लोगों ने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें कर दूं तो कंफ्यूजन तुम लोग को नहीं रहेगा, है ना। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, मोलर मास को कर देता हूँ। यहाँ रहा 60, यहाँ रहा 12, यहाँ रहेगा आपके पास में 100, और जितना आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स ये रहेगा उतना ही यहाँ पर CO2 भी बनेगा। तो ये हो जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाय 44। तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड अगर यहाँ पर आप निकालोगे तो वो निकल कर आ जाएगा 200 ग्राम पर मोल। ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 भी हो गया डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपको बोलता है द डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड प्रेजेंट इन द फैलिंग सॉल्यूशन या फैलिंग रिएजेंट। तो भैया फैलिंग सॉल्यूशन आपके पास में आप लोग ऑलरेडी पढ़ के रखे हो, रोशेल सॉल्ट होता है फैलिंग सॉल्यूशन के अंदर, अगर आप लोग को नहीं पता है, ठीक है, जिसको कॉपर टार्टरेट करके भी कहा जाता है। तो फैलिंग सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेना, यहाँ पे रोशेल सॉल्ट यूज किया जाता है। और इस रोशेल सॉल्ट की बात करते हैं तो भाई साहब इसका स्ट्रक्चर में बना देता हूं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को इजी हो जाए। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, कार्बन यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन, देन आपके पास में रहेगा हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन होता है ये इस कॉपर के साथ जुड़ा, इसने इसको लॉन पेयर शेयर करे, यहाँ से सिमिलर में ये चलेगा, यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन, देन यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आपके पास में वो चिलेटिंग लिगेंड वाली फील आप लोग को आ रही होगी कि भैया पूरी तरह से ये क्लोज रिंग बनाकर बैठ गया, है ना। तो ये वही वाला काम है। फिर उसके बाद में ये 1 2 3 और चौथा जुड़ेगा इस वाले कार्बन से, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन, देन आ जाएगा आपके पास में हाइड्रोजन, ये शेयर करेगा लॉन पेयर इस कॉपर को, इसने बॉन्ड बना के रखा हुआ है। देन यहाँ पर आएगा आपके पास में OH ग्रुप, अगेन शेयर करा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में CH, इसको यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पर आएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर आएगा आपके पास ऑक्सीजन, ये इस तरह से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपके पास में कॉपर है उसको कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से यहाँ पे। तो डेंटिसिटी की बात की जाए तो डेंटिसिटी कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 निकल कर आ रही है, ठीक है भाई साहब। ये वाली कहानी आपके पास में दे के रखी गई है। अब यहाँ पे जो ये 2 डेंटिसिटी है वो किसकी है, एक कॉपर की, और कितने कॉपर आ रहे हैं 2, तो यहाँ पर टोटल डेंटिसिटी को आपको क्या कर देना है, 4 लिख देना है। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। अब क्वेश्चन नंबर 57 आपके सॉलिड स्टेट में से पूछा गया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है भाई साहब। यहां पर भी अगेन ये बोलता है कोई मेटल M है फॉर्म्स अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP का फॉर्मेशन कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स यहां पर 0.02 मोल्स हैं, इट इज दिस नियरेस्ट इंटीजर गिवन दिस करके, ठीक है। अब यहां अगर आप बात करते हो तो अगेन मेमोरी बेस्ड चीज अगर आप लोग को अच्छे से याद हो तो यूनिट सेल ऑफ HCP के अंदर टोटल 18 वॉइड्स होते हैं। ध्यान रखना HCP के अंदर कितने होते हैं आपके पास में 18 वो होते हैं, वॉइड्स होते हैं। और उसी के साथ में आपके पास अगर ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है तो इसी बेसिस पर अगर मैं बोलता हूं नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.02 मोल ऑफ HCP, ठीक है। आपके पास में 18 वॉइड किस में होते हैं,
एक यूनिट सेल में 18 वॉइड्स होते हैं। तो उसी बेसिस पर अब आप लोग को क्या करना है, इसको जस्ट सिंपली सॉल्व कर देना है। सॉल्व करोगे तो आपके पास में फॉर्मूला क्या बनेगा, 18 डिवाइडेड बाय 6, और आपके पास में 0.02 मोल है, और मोल कितना होता है 6.022 10 टू द पावर 23। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 0.02, एक के अंदर अगर आप बात करोगे तो वो होगा 18/6, 0.02 मोल की वैल्यू होती है 6.022 10 टू द पावर 23। सॉल्व करके देख लेना, अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा आपके पास में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 22 आ जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर 21 वाली पावर चाहिए तो जस्ट एक मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर 21। तो ये हो जाएगा आपके पास में फाइनल आंसर। तो 57 वाला क्वेश्चन ये हो गया आपके पास में डन। नाउ बात कर लेते हैं 58 वाले क्वेश्चन की। जस्ट 58, 59, 60 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। एज्यूम दैट द रेडियस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भाई साहब, कि बोहर ऑर्बिट की रेडियस पूछी गई है और थर्ड ऑर्बिट की रेडियस बता दी गई है। पहले ऑर्बिट की आपको रेडियस दे के रख दी गई है, पिकोमीटर में आपको बताना रहेगा। फॉर्मूला होता है आपके पास में क्या, यहां पर रेडियस की जब कभी भी बात करते हो तो वो आपके पास में होता है 0.59 वाला जो होता है 569 वाला, तो उसको 0.6 एज्यूम कर लो। तो 0.6 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, ये आपके पास में फॉर्मूला दे के रखा गया है। अब तुम्हारे पास में किसकी रेडियस मेजर करनी है, हीलियम की। अब हीलियम की बात करते हो तो n इज इक्वल टू कितना होता है हीलियम के अंदर, यहां पर आपके पास, सॉरी n बोल रहा हूं, एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना होता है 2, और कौन सा ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट करनी है, थर्ड ऑर्बिट की। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व वगैरह करके देख लो, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.7 एमस्ट्रॉन्ग, और जब पिकोमीटर में इसको कन्वर्ट करा जाएगा तो ये हो जाएगा 270 पिकोमीटर, क्योंकि 1 एमस्ट्रॉन्ग आपके पास में क्या होता है 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर होता है। तो ये सिंपली कन्वर्जन है और कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 58 भी हो गया है आपके पास में डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 पे बात कर लेते हैं। तो भैया क्वेश्चन नंबर 59 आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन दे के रखा गया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कोई सेल की रिएक्शन दे के रखी है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड आपके पास में दे के रखा हुआ है ऑफ दिस। इफ जिंक की वैल्यू 0.76 है तो Sn से Sn2 पॉजिटिव बनते टाइम पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, अगर 2.023, हाँ ये तो सिंपल सा जो वो EMF ऑफ सेल वाला फॉर्मूला होता है ना रे भैया, ये वही वाला फॉर्मूला है और कुछ भी एक भी परसेंट का अलग है ही नहीं। ठीक है, सारे के सारी चीज़ें आपके पास में दे के रखी है, अनडाउटेडली इजीली आपके पास में सब कुछ दे के रखा गया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन आपके पास दे के रखा है, तो शुरुआत में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ही करने वाला हूँ। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में गिब्स एनर्जी में। तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का 2.303 आर टी लॉग टू दी बेस 10, और यहाँ पर क्या आता है के ई क्यू, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और डेल्टा जी गिब्स एनर्जी आपके पास में क्या होता है, वो होता है एन एफ और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, क्योंकि स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है। तो यहाँ पर सॉल्व करा, माइनस का 2.303 आपके पास में हो जाएगा आर टी लॉग टू दी बेस 10, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे के रखी है दैट इज 10 टू दी पावर 20। तो बस सिंपल से फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि जो आपके पास में ये वाली वैल्यू दे के रखी थी जस्ट इसको ऐसा कर दो, तो आपके पास में मिलेगा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस का 2.303, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में आर टी, अपॉन में आ जाएगा आपके पास में एफ, और साथ ही साथ में माइनस से माइनस भी उड़ा देता हूँ यार, और ये हो जाएगा एफ मल्टीप्लाइड बाय एन, और उसके बाद आपके पास में आर टी तो चल ही रहा है, और देखो लॉग एम टू दी पावर एन है, तो ये जो 20 है ये आगे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा लॉग 10 लॉग 10 हो जाएगा 1। अब आप बात करते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, यहाँ पर क्या बनेगा, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आपके पास में बन जाएगा जिंक प्लस एसएन, जो आपके पास में है ना, क्या नाम से, जो जिंक और एसएन है उन दोनों को मिलाकर आपके पास में ये बन जाएगा। एसएन मतलब क्या, वही टिन, तो Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ
SN2 पॉजिटिव से क्या बनाना है SN, और इस वाले वैल्यू तो आपको दे के रखी गई है, ये पूरी वैल्यू है 0.59। यहाँ से यहाँ सभी में 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए N की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 2, यहाँ हो जाएगा 20, लॉग 10 हो जाएगा मेरे पास में 1। जिंक आपके पास में ऑलरेडी दे के रखा हुआ है Zn2 पॉजिटिव से Zn, और यहाँ पर ये जब इसको सॉल्व करोगे तो नेगेटिव में दे के रखा है Zn2 पॉजिटिव से Zn 0.76 माइनस का, Zn से Zn2 पॉजिटिव बनाओगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, 0.76 हो जाएगा ये प्लस का। फिर आएगा स्टैंडर्ड ईएमएफ SN2 पॉजिटिव से आपके पास बनेगा SN। इस पूरे पोर्शन को यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपके पास में आंसर निकल कर आएगा 0.59। ठीक है, सॉल्व कर देना रे भैया, और कुछ भी नहीं है, 2 से यहाँ पर 10 बार में चला जाएगा, और जो भी कुछ 0.059 है, मैंने 59 कर दिया, 0.059, तो यहाँ पर आपके पास जो 10 बचा अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.59 आपके पास बच जाएगा। जस्ट सिंपली मैथमेटिक्स है, SN2 पॉजिटिव SN सॉल्व करा, सॉल्व करने पर आपके पास में जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आ रहा है आपके पास में माइनस का 0.17, और इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से करोगे तो वो हो जाएगा 17 इंटू 10⁻, आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 वोल्ट आ जाएगा। अब किसकी वैल्यू चाहिए थी उसको, SN से SN2 पॉजिटिव की, तो भैया देखो ये वाली वैल्यू नेगेटिव में है, SN2 पॉजिटिव से SN की, तो अगर आपको पॉजिटिव में चाहिए तो इसको जस्ट इन्वर्ट कर दो, तो इन्वर्ट करने पर क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ SN से SN2 पॉजिटिव बनाना इज इक्वल टू प्लस का 17 इंटू 10⁻⁻2। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ये 17 वाला। ठीक है जी, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में बचा हुआ 60 वाला। 60 वाले क्वेश्चन में बोलता है कि आपके पास में HCl है जिसका वॉल्यूम है 73 ग्राम पर लीटर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करना है, एसिड बेस रिएक्शन आपके पास में यहाँ पे परफॉर्म होने वाली है, दैट्स इट, इजी वाला काम है आपके पास में। एसिड बेस रिएक्शन जब भी परफॉर्म होती है तो वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला N1V1 इज इक्वल टू N2V2, वो इक्विवेलेंट वेट पे यही लग जाना है, कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये बोलता है रिएक्टिंग इतने ग्राम मेटालिक सोडियम विथ वाटर इज दिस गिवन मोलर मास ऑफ, ये दे के रखा हुआ है। चलिए भाई साहब सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में क्या है, सोडियम है, सोडियम की बात कर लेते हैं। तो सोडियम के मोल्स अगर बात करते हैं तो गिवन मास सोडियम का कितना है 69 ग्राम, डिवाइडेड बाय 23, गिवन मास बाय मोलर मास आपके पास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻2। तो तुम्हारे पास में इतना सोडियम रखा था जिसको पानी के साथ मिलाया तो उसने इनिशियल लेवल पर दिया तुम्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो NaOH के मोल्स कितने हो जाएंगे भैया, जब यहाँ पे सोडियम 3 मोल है तो ऑब्वियस बात है NaOH भी कितना हो जाएगा आपके पास में 3 मोल्स हो जाएगा, है ना। तो जस्ट इसी फॉर्मूले को यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ कर लेना है। तो आपने यहाँ पर बोल के रखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो मोल्स होंगे वो होंगे 3 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स, इतना सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इतना सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ में क्या करने वाला है, रिएक्ट करने वाला है। तो वही N1V1 N2V2, और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ N1V1 की तो एक फॉर्मूला और लगा लेना भैया, वो आपके पास में होता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N फैक्टर इंटू मोलैरिटी। तो यहाँ पर दोनों का N फैक्टर कितना है 1, क्योंकि HCl को तोड़ने पर 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी तोड़ने पर 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर तुम फॉर्मूला N1V1 की जगह M1V1 M2V2 इसको बना सकते हो। तो मोलैरिटी दे के रखी है यार, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह सारी वैल्यू आपके पास में दे के रखी गई है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा 3 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 1, विच इज इक्वल टू, अब आपके पास में जो HCl था वो गिवन मास था 73 ग्राम, और मोलर मास कितना था इसका, मोलर मास होता है इसका 36.5 होता है, मल्टीप्लाइड इसका वॉल्यूम तो निकालना है। यहाँ पर तो क्या दे के रखा हुआ था, यहाँ पर आपके पास में ये मोल पर लीटर दे के रखा हुआ था, तो 1 लीटर आपके पास में ये दे के रखा हुआ था, है ना, ये दे के तो रखा हुआ, ये दिस, तो बस सारी वैल्यू तो आपके पास में दे के रखी है, जस्ट सिंपली वॉल्यूम निकालना है। सॉल्व करोगे ना तो वॉल्यूम आपके पास में निकल कर आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 लीटर्स, और इसमें अगर आप इसको
ml में करोगे तो ml में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 15 मिलीलीटर। तो बस रे भैया, ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन डन। और इसी के साथ में ही हमारा JEE का पेपर हो गया है सॉल्व। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से लाइक कर दो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्त के साथ में। साथ ही साथ अपने कमेंट्स भी कर दो कि आपको और कौन सा पार्ट यहाँ पर पढ़ना रहेगा। मैं मिलता हूँ जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।